प्रोग्राम का यह हिस्सा आज इसमें मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। पाकिस्तान की जो सियासत है, रीसेंट पॉलिटिक्स में अगर हम देखते हैं तो करप्शन के ख़िलाफ़ और करप्ट प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के लोग उठ खड़े हुए हैं और फिर एक तारीख साज फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पनामा स्कैंडल्स में, जिसमें जो वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, उनको इस बिना पर नाअहल करार दे दिया गया कि उनके कागजात नामजदगी में जिस वक्त वो बतौर MNA इलेक्शन के लिए जा रहे थे तो एक उसमें अकामे का जिक्र नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये हुक्म दिया कि क्योंकि उन्होंने अपनी इस इनकम को छुपाया नॉमिनेशन पेपर्स में, इसलिए वो इस बात के अहल नहीं हैं कि वो पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी कर सकें। और जो आर्टिकल जिसके तहत उनको सज़ा सुनाई गई वो था 62(1)(f, वो मेरे सामने मौजूद है। ये सारे कागजात भी आप देख रहे हैं, मैं वो पढ़ देता हूँ। 62(1)(f ये कहता है कि कोई भी वो शख्स अगर जो होना चाहिए अहल कौम को लीड करने का, मजलिस शूरा यानी कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली या सेनेट के मेंबर बनने का जो अहल हो, उसको क्या होना चाहिए? ही इज़ सजेशियस, राइटियस, नॉन प्रोफिलिगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कंट्रेरी बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। यानी उर्दू भी मैं आपको बता देता हूँ कि समझदार हो, पारसा हो, ईमानदार हो, सादक और अमीन हो, किसी अखलाकी पस्ती में मुलव्वस ना हो, कोई झूठी गवाही ना दियो, झूठा बिल्कुल ना हो। ये हैं वो बेंचमार्क जो पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस के लिए तय किए गए। और तहरीक इंसाफ के ये कहते थे नवाज शरीफ साहब से कि आपसे रसीदें मांगी हैं, आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, आपसे कहा है कि इसकी ट्रेल दे दें, तो अगर आप ट्रेल दे देंगे तो आप बिल्कुल हमें क़यादत करने के हकदार होंगे, वगरना आप नाअहल होंगे। आज यही सवाल मैं तहरीक इंसाफ के कायदीन से कर रहा हूँ। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके आया हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से आज मैं मुखातिब हूँ और एक मुकदमा हमने जो कोर्ट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें भी हमने दायर कर दिया। ये मुकदमा दायर हो चुका है और सवाल उसमें ये है कि इस हुकूमत के एक बहुत अहम वज़ीर फवाद चौधरी फवाद हुसैन, कभी वो फवाद अहमद हैं, कभी वो फवाद फरीद अवैस हैं, उनका क्या नाम है वो ये अदालत में आके बताएंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में ये 3 नामों से जाने जाते हैं। पहले वज़ीर इत्तलात और नशरियात थे, आजकल वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान हो। तो उनके हवाले से उनके नॉमिनेशन पेपर्स में जो उन्होंने बताया, जब हमने इसकी तहकीक की, आज मैं आपको नाज़रीन ये बताने जा रहा हूँ कि वो बिल्कुल उसका उलट है। जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में जो बातें कही हैं उससे कहीं ज़्यादा उनकी प्रॉपर्टी है। बहुत सारी प्रॉपर्टी उनकी बेगम के नाम, उनके नाम, उसका उनके कागजात नामजदगी में किसी तरह से भी कोई उसका इंदराज नहीं है। और उनकी इनकम के हवाले से जो उनके पास पैसे हैं उसके हवाले से उनका इनकम टैक्स रिटर्न उनके दावों को मैच नहीं करता। तो आज सवाल यही है जनाब इमरान खान साहब से कि फवाद की रसीदें चाहिए। अगर उनके पास भी रसीदें नहीं हैं तो वो भी उसी तरह घर जाएंगे जिस तरह जनाब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया। मैं सबसे पहले इंसान का जो मामूल की चीज़ें करते हैं अपनी ज़िंदगी में, उससे आपको पता चलता है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप किन चीज़ों की आप उनको अहमियत देते हैं। मैं सबसे पहले जो चाहूँगा कि हम फवाद साहब के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं उसके पहले सफ़े पे अगर हमारी प्रोड्यूसर साहब आपको ले जाएं तो उसमें आप देखेंगे कि एक तो आपको फवाद साहब की तस्वीर नज़र आएगी, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ है हल्का इंतखाब का नाम का नंबर और नाम वो खाली है बिल्कुल। फिर उसके आगे कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली का कॉलम है कि आप किस चीज़ का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो दोनों कॉलम मुकम्मल तौर पे खाली हैं। यानी आप असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आप फॉर्म जब भर रहे हैं उनको फिलअप कर रहे हैं, तो जो सबसे पहली 2 लाइनें हैं आपने उनको ही खाली छोड़ दिया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनको वो कितने रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आ जाते हैं हम नाज़रीन, सबसे अहम चीज़ वो फॉर्म बे है। बाकी तो चीज़ें सारी डिस्कस हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन फॉर्म बे जो है वो बुनियादी तौर पर
आपकी वेल्थ स्टेटमेंट है, आपका रिकॉर्ड है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं, आपकी मालियत इस वक्त क्या है, जो आपकी जायदाद है उसके बारे में आप सारी तफसीलात देते हैं। ये जो उन्होंने फॉर्म सबमिट किया ये 2017 के हवाले से है। ये फॉर्म बे जो उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ दाखिल किया, ये 30 जून 2018 तक जो उनके पास था उसके हवाले से ये उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए। मैं इसकी तफसील आपको बता देता हूँ। ये कागजात नामजदगी जो थे नाज़रीन, ये 7 जून 2018 को जमा करवाए गए और ये फॉर्म बे 2017 में दिए गए असासाजात की जो तफसीलात हैं ये 30 जून 2017 तक की हैं। अब कागजात नामजदगी में फवाद हुसैन साहब का जो रिहाइश गाह है वो मौज़ा लुद्धड़, तहसील दीना, ज़िला झेलम दर्ज है, लेकिन फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी की लुद्धड़ में कोई जायदाद नहीं है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक उनकी ज़रई ज़मीन 41 कनाल 14 मरले चक नंबर 119 EB तहसील आरफ वाला ज़िला पाकपतन में है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जो इनका अपना गांव है वो मौज़ा लुद्धड़ है, जो मंगला स्पिल, अगर आप डाउन आए कनाल में तो तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मंगला डैम बनाया गया तो बहुत सारी जो ज़मीनें थीं वो मुख्तलिफ़ ज़िलों में यहाँ के रहने वाले लोगों को दी गई थी। उनको आबादकार कहा जाता है, वहाँ पर उनको वो लैंड दी गई थी। तो आरफ वाला तहसील ज़िला पाकपतन में इनके वालिद साहब को जो ज़मीन अलाट की गई थी उसका इन्होंने ज़िक्र किया है। अगर आप फॉर्म बे को देखते हैं तो इनकी जो जायदाद है जो ये बताते हैं उसमें इन्होंने जो डिक्लेयर की है, मैं फिर पढ़ देता हूँ। 41 कनाल 14 मरले चक नंबर 119 EB तहसील आरफ वाला पाकपतन। इसकी कुल मालियत कागजात के मुताबिक 20 मिलियन रुपए है। इस फॉर्म बे के मुताबिक जनाब फवाद चौधरी साहब की बैरून मुल्क कोई उनकी ज़मीन नहीं है। कागजात नामजदगी के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा सरमायाकारी जो थी उनकी वो फर्स्ट लॉ कंपनी जिसकी मालियत 50,000 रुपये है। फॉर्म बे के मुताबिक इनके फॉरेन रेमिटेंस जो हैं, बाहर से आने वाली जो रकम है वो 95,670 रुपये है। लेकिन वहीं पर ये लिखते हैं कि बैरून मुल्क से लाए गए जो पैसे हैं उससे इन्होंने 12,50,000 रुपये की अपनी बेगम के नाम पर सरमायाकारी की। मैं ये रिपीट कर देता हूँ कि जो पैसे बाहर से आए वो 95,000 रुपये थे, लेकिन जो उससे सरमायाकारी की गई वो 12,50,000 रुपये। 95 के बाद जो ऊपर वाली रकम है वो कैसे आया इसका कोई जिक्र नहीं है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी साहब की 2 बीवियां हैं जिनके नाम साइमा एजाज और डॉक्टर हिबा हैं। साइमा एजाज की रिहाइशगाह हाउस नंबर 863 W ब्लॉक DHA लाहौर में है, जबकि दूसरी बीवी डॉक्टर हिबा सेंटोरस में रिहाइश पजीर हैं। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी ने 1,45,00,000 रुपए का कर्जा अपने मामू को दिया। ये 7 जून 2018 को जो फॉर्म बे सबमिट किया गया उसकी तफसीलात हैं। फिर यह बताया गया इस फॉर्म बे में कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो प्लाट मिला उसकी मद में 40 लाख रुपए अदा किए गए। इसी फॉर्म के मुताबिक इंश्योरेंस पॉलिसी की जो वैल्यू है वो 25 लाख रुपए बताई जाती है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक गाड़ियों की तादाद 1 है, यानी फवाद चौधरी साहब की एक गाड़ी है होंडा सिविक, उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर AB247 इस्लामाबाद है। उसकी मालियत 24,45,000 रुपये बनती है। जबकि हकीकत यह है कि उनकी दूसरी बेगम डॉक्टर हिबा के पास भी 2 गाड़ियां हैं, उनकी पहली बेगम सामिया एजाज के पास भी 2 गाड़ियां हैं, और ज़िला लुद्धड़ उनका जो मौज़ा लुद्धड़ जो उनका घर है वहाँ पर भी 3 गाड़ियाँ जिनमें 2 SUVs हैं वो मौजूद हैं। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी के असासाजात में 130 तोला के जेवरात हैं,
जिनकी मालियत 20 लाख बताई जाती है, जो मार्केट वैल्यू के मुताबिक भी गलत है, इसलिए कि उस वक्त इसकी मालियत तकरीबन 65 लाख रुपए बनती है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी के अकाउंट में 1,67,98,350 रुपए हैं, लेकिन इन अकाउंट्स की तफसीलात इस फॉर्म में नहीं दी गई। और ज़ाती फर्नीचर की मालियत सिर्फ 3 लाख रुपए बयान की गई है। सेंटोरस में कितने का फर्नीचर है? जो डब्ल्यू ब्लॉक घदाद सिर्फ 3 लाख रुपए है। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक ज़रा थोड़ा इनकम टैक्स की डिटेल जो उन्होंने दी है कि उन्होंने पैसे कितने कमाए। 2017 के मुताबिक फॉर्म बे 2017 के मुताबिक 2015 में फवाद चौधरी की इनकम 61,90,39 रुपए रही, जबकि 2016 में ये इनकम 72,40,800 रुपए रही। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक 2017 में फवाद चौधरी की इनकम 1,49,060 रुपए रही। फॉर्म एक और जो अनोमली इन फॉर्म्स में नज़र आती है, आपको हम ये अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फॉर्म बे 2017 के मुताबिक फवाद चौधरी ने पार्टी को कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 50,000 रुपए की रसीद जो तहरीक इंसाफ को दी गई फवाद चौधरी की तरफ से, सर्टिफाइड रसीद आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्म बे जो 23 दिनों के बाद जमा करवाया गया उसकी मैं आपको तफसीलात देता हूँ। उसमें आप देखें, और ये जो फॉर्म बे हमने आपको बताया जो नॉमिनेशन पेपर्स के साथ फाइल हुआ, उसमें और दूसरे फॉर्म बे में कितनी ज़्यादा अनोमली है, कितना ज़्यादा डिफरेंस है, ये आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा। यहाँ पर जो फॉर्म बे अब जमा कराया गया है उसके मुताबिक इसमें 12 एकड़ 6 कनाल ज़मीन में इजाफा किया गया है, और ये बताया गया कि ये विरासती ज़मीन है, और ये बताया गया है कि ये इनकी वाइफ सामिया एजाज के नाम है। 2017 में गोया इस एसेट को छुपाया गया, जो एक खिलाफ वर्जी है पाकिस्तान के कवानीन की, कि जो 2017 में इन्होंने अपना फॉर्म बे दिया उसमें ये ज़मीन 12 एकड़ 6 कनाल नहीं दिखाई गई, जबकि जो बाद में फॉर्म बी लेटेस्ट जो फॉर्म बी जमा कराया गया उसमें इस जायदाद को ज़ाहिर किया गया और उसमें लिखा हुआ है कि यह विरासती ज़मीन है। इसके मुताबिक 2018 के फॉर्म में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी कन्वीनियंस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड में की गई, जबकि 2017 में इसको शेयर्स की मद में दिखाया गया। अब इसको ये कहा गया कि ये एक इन्वेस्टमेंट है। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक किताबिस्तान पेपर प्रोडक्ट्स दूसरी बीवी हिब्बा के नाम पर जाहिर की गई, इससे पहले ये इसको छुपाया गया। फिर फॉर्म बे 2018 के मुताबिक बीवी को कन्वीनियंस स्टोर प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1,05,00,000 रुपए का कर्जा दिया। ये कर्जा कहाँ से आया इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, ये रकम कहाँ से आई इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। फवाद चौधरी साहब ने अपने मामू को भी 40 लाख रुपए का कर्जा दिया। फॉर्म बे के मुताबिक ये जो 2018 में सबमिट किया गया, फवाद चौधरी ने 65 लाख के प्राइस बॉन्ड खरीदे। ये रकम कहाँ से आई इसके सोर्स के बारे में नहीं बताया गया। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक फवाद चौधरी ने 35 लाख रुपए बीवी को कर्ज दिया, ये रकम कहाँ से आई इसके बारे में भी नहीं बताया गया। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक अब जेवरात में 70 तोले का इजाफा किया गया। इससे पहले यह बताया गया था कि 130 तोला सोना है, अब ये कहा गया कि इसमें 70 तोले का इजाफा कर दिया गया, यानी ये 200 तोले, और इसकी मालियत में 10 लाख रुपए का इजाफा करके बताया गया। ये रकम कहाँ से आई ये भी नहीं बताया गया। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक फवाद चौधरी ने यह बताया कि अब उनकी कोई गाड़ी नहीं है। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 7 गाड़ियाँ इनके ज़ेरे इस्तेमाल हैं, और ये जो फॉर्म बे है इसमें उस गाड़ी का जिक्र भी नहीं है जो 2017 के प्रॉपर्टी के हवाले से जो होंडा सिविक जिसका जिक्र किया गया था। अब ज़रा आ जाइए कि इनके पास
पैसा कितना है, कैश इन हैंड कितना है। फॉर्म बे 2018 के मुताबिक फवाद चौधरी के पास 2,67,09,500 रुपए मौजूद हैं। यह रकम कहाँ से आई इसका नहीं कुछ बताया गया। 1,40,78,949 रुपए उनकी वाइफ साइमा फवाद के पास हैं। हिबा फवाद के पास 8,88,262 रुपए हैं। अब टोटल कैश इन हैंड जो इनके फॉर्म बे के मुताबिक है वो 3,62,46,661 रुपए है। फॉर्म बे 2018 फवाद चौधरी के पास 51,11,558 रुपए जौहर टाउन बैंक की ब्रांच में है, स्टैंडर्ड चार्टर ब्रांच में। फवाद चौधरी के पास गुलबर्ग ब्रांच में 45,03,040 रुपए मौजूद हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि स्टैंडर्ड चार्टर बैंक गुलबर्ग में डॉलर अकाउंट भी है जिसमें 11,78,862 डॉलर और फिर एक और अमाउंट है जिसका जिक्र है 9,468 डॉलर मौजूद हैं। अब डॉलर्स अकाउंट में जो पाकिस्तानी रकम है उसकी मालियत बनती है 18,65,67,810 रुपए, जबकि एक और अकाउंट बैंक अल्फला दीना जेलम में है जिसमें 40,05,710 रुपए मौजूद हैं। ये जो सारी रकूम हैं ये कहाँ से आई हैं इसके हवाले से कोई ज़िक्र नहीं है। इसके हवाले से जो इजाफ़ा है रकम में उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब का जो फॉर्म बे है वो बिल्कुल खामोश है। ये असासा जात पर अगर हम नज़र डालते हैं तो तफसीलात के मुताबिक 2015 से 2016 तक इनकम में जैसे मैंने पहले कहा सिर्फ 11 लाख का इजाफा है, जबकि 2016 से 2017 तक तकरीबन 28 लाख का इजाफा है। 2017 से 2018 के दरमियान ये इजाफा 5 से 6 करोड़ रुपए ज़्यादा बनता है। किस तरह से आया इसके हवाले से कोई तफसील नहीं है। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ नाजरीन कि जो जायदादें छुपाई गई हैं, जो एसेट्स छुपा दिए गए हैं, जिसमें जो उनकी वाइफ के नाम जो ज़मीनें हैं, जो उनके एनेक्स जो उनका फॉर्म बे है जिसमें अपनी सारी जायदाद का जिक्र करना है, उन फॉर्म्स में ये जो मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ ये छुपाई गई हैं, इनका कोई जिक्र नहीं किया गया। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये खेवट नंबर 31 और उसमें 47,600 में से 1360 हिस्सा जो है खेवट नंबर 31 में वो साइमा एजाज का है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 27 में, ये जो इसमें बताया जा रहा है कि नौयत हकूक़ ये हकदार शामिलात हैं, इसमें 42,1056 में से 6914 हिस्सा जो है साइमा एजाज के नाम है। ये जो इस जायदाद का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया कागजात नामजदगी में। फिर खेवट नंबर 27 में आ जाइए। यहाँ पर जो नौयत हकूक़ है ये साइमा एजाज साहिबा इसकी मालिक हैं और 42,1056 जो टोटल हिस्सा है इसमें 8432 हिस्सा जो है ये साइमा एजाज साहब का है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 28, इसमें जो नौयत हकूक़ है हकदार शामिलात में ये 4790,016 टोटल हिस्सा है और उसमें 174720 हिस्सा जो है वो साइमा एजाज साहिबा का है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 41 में टोटल हिस्सा 5224, उसमें 1904 हिस्सा साइमा एजाज का है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 44, इसमें जो टोटल हिस्सा है 97376 है, उसमें 10608 साइमा एजाज साहिबा का हिस्सा है जो फवाद चौधरी साहिबा की वाइफ हैं। खेवट नंबर 29 टोटल हिस्सा जो है 359040 है, इसमें साइमा एजाज का 1360 है। ये जो मैं सारी तफसीलात आपको दे रहा हूँ ये पंजाब लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उसका ये ऑफिशियल उससे हासिल की गई हैं, ये जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। खेवट नंबर 29
उसमें जो टोटल हिस्सा है 359040, उसमें साइमा एजाज साहबा का 9792 उनका हिस्सा है। फिर खेवट नंबर 30, इसमें साइमा एजाज साहबा का हिस्सा 816 है, जबकि टोटल जो है ये 31008 है। खेवट नंबर 57, इसमें साइमा एजाज साहबा का हिस्सा 1224 है। खेवट नंबर 70, इसमें साइमा एजाज साहबा का हिस्सा जो है 136 है। फिर आ जाइए खेवट नंबर 33, उसमें जो हिस्सा है साइमा साहबा का वो 447 है। खेवट नंबर 72 72, उसमें साइमा साहबा का हिस्सा 5 है, जबकि टोटल जो हिस्से हैं 480 है। फिर खेवट नंबर 32 में आ जाइए, उसमें भी साइमा साहबा का हिस्सा 19 है, जबकि टोटल हिस्सा 16240 है। फिर खेवट नंबर 29, साइमा साहबा का हिस्सा 17। फिर खेवट नंबर 29, इसमें ये मालिक कब्ज़ा इनकी नौयत हकूक़ है और उसमें उनका हिस्सा 13 है, जबकि टोटल 3960 है। फिर खेवट नंबर 41, इसमें जो इनका नौयत हकूक़ है वो मालिक कब्ज़ा हैं और हिस्सा 1 है इनका। फिर खेवट नंबर 44, इनमें इनका हिस्सा 2 है। खेवट नंबर 31, इनमें इनका हिस्सा 1 है। खेवट नंबर 27, उसमें भी इनका हिस्सा 1 है। अब आ जाइए खेवट नंबर 30, इसमें ये मालिक हैं लेकिन ये रहन पर भी है, इसमें हिस्सा 1 है। ये एक और चीज़ छुपाई गई है, आप अपनी लायबिलिटीज़ में बताते हैं कि मैंने अगर कोई कर्ज़ा लिया है तो वो कितना कर्ज़ा है, लेकिन यहाँ पर जो रिकॉर्ड बता रहा है ये हिस्सा जो साइमा एजाज साहबा का है, जो फवाद चौधरी साहब की वाइफ हैं, ये रहन में है ये हिस्सा, यानी ये गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कहाँ से कर्ज़ा लिया गया, कितना कर्ज़ा लिया गया, ये फवाद चौधरी साहब ने अपने कागजात नामजदगी में इसका जिक्र नहीं किया। खेवट नंबर 57, यहाँ पर भी हिस्सा 1 है। खेवट नंबर 33, इसमें हिस्सा 7 हिस्सा है इनके। फिर खेवट नंबर 33 में जो ये जो इनके मालिक की हैसियत से इनके 119 हिस्से हैं। खेवट नंबर 32 में मालिक की हैसियत से साइमा एजाज साहबा के 19 हिस्से हैं। खेवट नंबर 29 में मालिक की हैसियत से इनके 17 हिस्से हैं। इसी तरह ये अब कुछ जो हिस्सा है ये साइमा फवाद साहबा जो दुख्तर हैं खालिदा खानम, यहाँ पर खेवट नंबर 29 में इनके 13 हिस्से हैं। इसी तरह खेवट नंबर 41 में साइमा फवाद जो दुख्तर खालिदा खानम हैं उनका 1 हिस्सा है। अब मैं आपको एक और जो हमारे पास सरकारी कागजात हैं उनकी मैं आपको तफसील देता हूँ। ये फवाद साहब का ख़ुद अपने नाम पर ये प्रॉपर्टी है जो उन्होंने छुपाई है। खेवट नंबर 32 में ये मालिक हैं 969 हिस्सों के। इसी तरह खेवट नंबर 24 में ये 816 हिस्सों के मालिक हैं। खेवट नंबर 29 में ये 1088 हिस्सों के मालिक हैं। खेवट नंबर 29 में ये मालिक हैं 2720 इनका हिस्सा है। इसी तरह खेवट नंबर 28 में हकदार शामिलात इनकी नौयत है हकूक़ की और 142684 हिस्से इनके पास हैं। इसी तरह खेवट नंबर 41 में ये मालिक कब्ज़ा हैं और कब्ज़ा इनके पास जो हैं वो 544 हिस्से हैं। खेवट नंबर 44 में यह मालिक कब्ज़ा हैं 2720 हिस्सों के। खेवट नंबर 31 में यह मालिक हैं 272 हिस्सों के। खेवट नंबर 27 में यह मालिक हैं 1885 हिस्सों के। खेवट नंबर 27 में यह मालिक हैं 2176 हिस्सों के। खेवट नंबर 30 में ये मालिक हैं 272 हिस्सों के। खेवट नंबर 70 में ये मालिक हैं 32 हिस्सों के। फिर ये खेवट नंबर 33 में मालिक हैं 119 हिस्सों के। खेवट नंबर ये फवाद चौधरी साहब के हिस्सों की तफसीलात हमने आपको बताई हैं। नाज़रीन, ये सारी जो तफसीलात हमने आपको दी हैं ये बुनियादी तौर पर सिर्फ़ एक चीज़ को ज़ाहिर करती हैं और वो ये है कि फवाद चौधरी साहब ने जो अपने कागजात नामज़दगी जब दाखिल कराए
तो उसमें इन चीज़ों को छुपाया गया। और ये मेरे सामने ये सुप्रीम कोर्ट का एक 3 मेंबर बेंच का ये डिसीजन है जो एजाजुल एहसन साहब ने दिया, और ये निदा खोरो जो हैं उनके केस में है, जिसमें बिल्कुल वाज़े तौर पर ये कहा गया है कि जो एसेट्स हैं अगर वो छुपाए जाएंगे तो वो शख्स जो अपने एसेट्स छुपाता है वो किसी सूरत में भी पाकिस्तानी कौम का लीडर बनने का अहल नहीं है। वो मजलिस शूरा का मेंबर से इमरान खान साहब से हमारा ये सवाल है कि आपने ये कहा कि आप पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाएंगे, साफ़ शफाफ क़यादत फराहम करेंगे जो आइन और कानून के मुताबिक काम करेगी, और इस नए पाकिस्तान में 2 कानून नहीं होंगे, सिर्फ़ एक कानून होगा और वो सबके लिए होगा। अगर नवाज़ शरीफ साहब सिर्फ़ एक अकामे की बुनियाद पर घर भेजे जा सकते हैं और वो पाकिस्तानी कौम की क़यादत करने के अहल नहीं हैं, तो फवाद चौधरी साहब जो इस वक्त आपके इंतहाई जो मुकर्रब मिनिस्टर्स हैं उनमें वो शामिल हैं, वो किस तरह पाकिस्तानी कौम को लीड कर सकते हैं? वो जेहलम के लोगों को किस तरह लीड कर सकते हैं? जब वो रहते कहते हैं कि मेरी रिहाइश का मौज़ा लुद्दड़ है, तहसील दीना, लेकिन वहाँ पर उनका अपना कोई घर नहीं है, उनके नाम कोई जायदाद नहीं है, किसके पास रहते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने दिया, और ये हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस भी दायर किया है। हमने अदालत से ये इस्तदा की है कि इस हवाले से वो डिक्लेरेशन दें। इस हवाले से जो फवाद चौधरी साहब हैं वो इस अहल नहीं है कि वो अपने इलाके के लोगों की नुमाइंदगी कर सकें, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रुकन रह सकें, वो वफाकी काबीना के एक रुकन रह सकें। और ये आज के हालात में नहायत ज़रूरी है, इसलिए कि जिन चैलेंजेस का पाकिस्तानी कौम को सामना है, हमें वो लीडरशिप चाहिए जो शफाफ हो, जो ना ब्लैकमेल करने वाली हो, ना ब्लैकमेल होने वाली हो, जो खुले दिल से आइन और कानून के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करे, इस मुल्क की खिदमत करे। नाजरीन, ये हमारा मुकदमा है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी है और ये आपके सामने भी हमने रखा है। फवाद चौधरी साहब जब चाहें आके अपने इल्ज़ामात का जवाब दे सकते हैं। ये सारा कुछ, देयर इज़ नथिंग पर्सनल अबाउट इट। एक जो एक अहलियत का मेयार है वो सबके लिए एक होना चाहिए, और ये सब कुछ बताने का मकसद, आज आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हम सब उस पाकिस्तान को तामीर कर सकें जिसमें कानून सबके लिए एक हो, और जो शख्स भी कानून की नज़र में किसी भी गलती का मुर्तकब हो, कुछ भी उसने गलत किया हो, ख़ास तौर पर इलेक्शन के हवाले से, तो उसको फिर पाकिस्तान की कौम की नुमाइंदगी करने का, हमारा लीडर बनने का कोई हक नहीं।